एपिसोड 111 से 115 तक। हेलो दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि कैसे अमायरा मानिक चंद के शॉप पर जाती है और वह उससे मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त देती है। अब आगे। जैसे ही मानिक चंद अपने सेक्रेटरी के साथ वहां पहुंचता है तो वह अपने सामने एक छोटी मगर बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर दंग रह जाता है। क्या इस लड़की ने उसे बुलाया था? लेकिन इस लड़की को वह नहीं जानता है, क्योंकि इससे पहले उसने आज तक कभी इस लड़की को नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को उसने आज से पहले कभी नहीं देखा, न ही वह उसके बारे में कुछ भी जानता है, वह लड़की इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती है कि वह किसी की तलाश कर रहा है। यानी यह लड़की उसकी जासूसी कर रही है। यह कौन हो सकती है? क्या यह उसके सौतेले भाइयों की स्पाई है जो उस पर नजर रख रही है, या फिर यह कोई उसके दुश्मन का काम है जिसने उस पर नजर रखने के लिए इसे तैनात किया है और अब यह मुझसे मिलकर कुछ और करना चाहती होगी, जिस वजह से यह यहाँ पर आई है। लेकिन क्या यह सब ठीक है? उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह अभी अपनी जगह पर खड़ा होकर बस एकटक अपनी पल के बिना झपकाए अमायरा को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे बढ़ के उससे मिलना चाहिए कि नहीं, या फिर उसे अपने सेक्रेटरी को भेजना चाहिए। लेकिन उसका सेक्रेटरी वह सामने खड़ा सारा नज़ारा देख रहा था। उसने उसे बताया कि वहीं अमायरा ने उसे आते हुए देख लिया था। वह जानती थी कि उसे देखकर उसे आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि वह एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचानते थे। इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा होगा यह अमायरा अच्छे से समझ सकती थी। लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती। वह खामोशी से अपनी जगह पर बैठी रहती है। वहीं जब 5 मिनट बीत जाते हैं तो देखती है कि अमायरा अपनी जगह से उसी ओर देख रही है। यह देखकर मानिक थोड़ा हड़बड़ा जाता है। उसे लगता है कि अब उसे शायद इस तरह से छिपना नहीं चाहिए। यही सब सोचकर वह आगे बढ़ जाता है। आखिर में वह भी जानना चाहता था कि यह लड़की कौन है। वह अमायरा के पास जाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वहीं अमायरा जब देखती है कि वह उसे कैसे देख रहा है तो एक पल के लिए अमायरा को थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे लग रहा था मानो मानिक उसे स्कैन कर रहा हो। यहाँ पे दोस्तों, मानिक चंद नाम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जिस किसी ने उसे गोद लिया था उसने उसका नाम रख दिया था। इस वजह से वह मजबूरीवश अपने इस नाम को एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन उसने कभी किसी को अपना पूरा नाम मानिक चंद नहीं बताया था। आज तक उसका सभी सिर्फ आधा नाम मानिक ही जाना करते थे, क्योंकि उसे कभी भी अपना पूरा नाम पसंद नहीं था। लेकिन अमायरा पिछले जन्म में उससे मिल चुकी थी, इसलिए उसे उसके बारे में सब कुछ पता था। जब मानिक उसके पास पहुंचता है तो अमायरा को ध्यान से देखने लगता है। वहीं अमायरा अपनी आंखें छोटी कर उसकी ओर देखती है। आखिर में वह क्या करना चाह रहा है।
फिर अमायरा तुरंत ही उससे बोलती है कि क्या आपने मुझे पूरी तरह से परख लिया। उसकी बातों को सुनकर मानिक को समझ नहीं आता, वह बिल्कुल कंफ्यूजन में दिख रहा था। तो अमायरा उससे बोलती है कि वह आप मुझे इतने ध्यान से देख रहे थे ना, तो मुझे लगा आप मुझे स्कैन कर रहे हो। अब जब आपकी तफ्तीश पूरी हो गई हो तो हम बात को आगे बढ़ाएं। उसके इस तरह बोलने पर मानिक को समझ नहीं आता कि वह क्या कहे। वह तो उसे बस ऐसे ही देख रहा था, क्या उसने गलत समझ लिया। वह थोड़ा संकोचाते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है, वह मैंने कभी आपको आज से पहले नहीं देखा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था कि आप मुझसे मिलना क्यों चाहती है। वहीं अमायरा अपनी जगह से उठकर उसके पास जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर मानिकचंद, मेरा नाम अमायरा है। वहीं जब मानिकचंद अपना पूरा नाम सुनता है तो एक पल के लिए दंग रह जाता है, क्योंकि उसका नाम उसने बरसों पहले कागजों में ही छिपा रखा था। उसका असली नाम तो कोई नहीं जानता, तो क्या यह लड़की उसके बारे में बहुत कुछ जानती है। मानिक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वहीं पास खड़ा उसका सेक्रेटरी, जिसके कानों में भी यह बात पहुंच गई थी, वह आश्चर्य से अपने बॉस की ओर देखने लगता है। क्या बॉस का पूरा नाम मानिकचंद है और क्या इस लड़की को पता है। वहीं सेक्रेटरी को इस तरह देखता देखकर मानिक बिना उसकी ओर देखे धीरे से बोलता है कि जान प्यारी हो तो अपनी नजरें मेरे ऊपर से हटा लो। वहीं उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए तो उसका सेक्रेटरी घबरा जाता है। बॉस को कैसे पता चला कि वह उसे घूर रहा है, लेकिन इस बेवकूफ़ को कौन बताए कि वह उसका बॉस है। तो जाहिर सी बात है कि उसे पता ही होगा कि वह क्या कर रहा है। तभी अमायरा मुस्कुराते हुए कहती है कि चलिए हमें चलकर कहीं बात करना चाहिए, यह जगह बात करने के लिए सूटेबल नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अब मानिक को भी लगता है कि वह सही बोल रही है। ऐसे पता नहीं कितने राज उसको मालूम होंगे उसके बारे में। अगर उसने सबके सामने बोल दिया तो उस बेचारी की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसलिए वह भी मान जाता है और वह तुरंत ही उसे लेकर अपने केबिन की ओर आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उससे सही जगह उसके लिए और कोई नहीं थी। वहीं अमायरा भी शांति के साथ उसके पीछे जाने लगती है और उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी मानिक अपनी घूरती हुई नज़रों को अपनी सेक्रेटरी की ओर करता है और बोलता है कि तुम हमारा पीछा करना छोड़ दो। उसकी बातों को सुनकर एक पल के लिए बेचारा उसका सेक्रेटरी डर से कांप जाता है, क्योंकि इस वक्त उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी। उसे समझ नहीं आता कि उसका बॉस पागल है क्या। अरे वह भी आएगा साथ में तो ठीक रहेगी। अगर यह लड़की कोई दुश्मन निकली और उसने उन्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। वह अंदर ही उसे मारकर चली गई तो क्या होगा। लेकिन इस बेवकूफ़ सेक्रेटरी को कौन समझाए कि जो खुद ही डेविल है, उसे भला किसी से क्या डर। वहीं अमायरा सीधा उसके साथ उसके केबिन में पहुंच जाती है। जैसे ही वह लोग केबिन में पहुंचते हैं तो वह अमायरा को बैठने का इशारा करता है और बोलता है, मिस आप यहाँ पर बैठ जाइए। उसकी बातों को सुनकर अमायरा भी वहीं बैठ जाती है। फिर वह उसकी ओर देखकर थोड़ा डाउट करते हुए बोलता है कि क्या आप मुझे जानती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक दूसरे से मिले हैं। उसकी बातों को सुनकर
अमायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता, क्योंकि वह सही बोल रहा था। वह दोनों एक दूसरे से इससे पहले कभी नहीं मिले हैं, तो फिर भला वह उसे कैसे जान सकता है। वहीं इस तरह से अमायरा को शांत देखकर मानिक को समझ नहीं आता कि यह लड़की क्या चाहती है। तभी वह थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है कि प्लीज आप को मुझसे क्या चाहिए, सीधे सीधे पॉइंट पर आ जाइए। वहीं अमायरा उसकी ओर देखकर बोलती है कि हाँ, मैं यहाँ पर सीधे बात करने ही आई हूँ। वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बातों को घुमा फिरा कर बोलूँ, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आ जाती हूँ। मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो बताइए। वहीं उसकी बातों को सुनकर मानिक आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगता है। भला यह लड़की कौन है और अचानक से आकर उसके साथ ऐसी बातें कर रही है। वह तो उसे जानता भी नहीं। अब मानिक बोलता है कि भला मैं आपके साथ क्यों बिजनेस करूं, मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, और वैसे भी मैं किसी छोटी लड़की के साथ कोई बिजनेस कर घाटा नहीं झेलना चाहता। उसकी बातों को सुनकर अमायरा की भौहें सिकुड़ जाती है। लोग क्यों उसे छोटी लड़की कहकर परेशान करते हैं। वह छोटी लड़की भले ही हो, पर वह इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वह इन लोगों को आराम से अकेले ही मात दे सकती है। लेकिन फिर भी यह टैग तो उसके नाम के साथ जुड़ गया है। अब यह सुनकर अमायरा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, जिस वजह से छोटी लड़की बोलने पर अब उसे गुस्सा आने लगता है। वह गुस्से के साथ बोलती है कि मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ और आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं छोटी लड़की हूँ या बड़ी लड़की हूँ, सीधा काम की बात करो। तो वह भी सीरियस हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है, तब हम काम की बात करते हैं और तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ काम करके मेरा क्या बेनिफिट होगा। तब अमायरा मुस्कुराते हुए बोलती है मेरे साथ काम करके सिर्फ तुम्हारा ही बेनिफिट होने वाला है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ, वरना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसकी बातों को सुनकर अब मानिक के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह एक देवी मुस्कान देते हुए बोलता है ओह, तो इसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ मेरी हेल्प के लिए आई हैं, इसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। यह चीज़ तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई किसी के हेल्प करने के लिए उसके पास आता है, वो भी बिना किसी प्रॉफिट के। आज के ज़माने में ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। चलिए, कम से कम मुझे कोई तो ऐसा मिला। उसकी बातों में तंज था। यह सुनकर अमायरा को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी थी कि कोई भी इंसान सुनता तो उसे गलतफहमी हो जाती। लेकिन अमायरा सच में उसकी हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि पिछले जन्म में उसने उसकी बहुत मदद की थी और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस बार भी उसके साथ वही सब हो जो पिछली बार हुआ था। इसलिए वह पहले ही इसके पास आ गई थी। और दूसरी बात यह थी कि जब वह उसकी हेल्प करेगी और उसे उसके ऊपर भरोसा हो जाएगा, तब वह अमायरा के ऊपर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करने लगेगा और फिर अमायरा अपनी आंखें बंद कर अपना बिजनेस उसको सौंप सकती है और फिर वह अपने दूसरे काम कर सकती है, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में भरोसेमंद लोगों की कमी है और किसी पर अब भरोसा नहीं करना चाहती थी। लोगों के भरोसे ने उसे ऐसा सबक सिखा दिया था कि वह उसे पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती है। उसने जिस पर भरोसा किया था उन्हीं अपनों ने तो उसे धोखा दे दिया, तो फिर अब वह परायों पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकती है। इसलिए उसे पिछले जन्म में उसके जो भरोसेमंद लोग थे उस पर भरोसा करना सही लगा। उसकी जगह कोई भी होता
तो उसका डिसीजन भी यही होता। वहीं अमायरा की बातों को सुनकर मानिक की मुस्कान बड़ी हो गई थी। वह कहता है कि मिस, आपके कहने का मतलब है कि आप मेरी हेल्प करना चाहती हैं, तो चलिए बताइए कि आप मेरी हेल्प किस तरह से करेंगी। और यकीन मानिए, अगर आपकी बातें ठीक लगी तो मैं ज़रूर आपके साथ पार्टनर करना चाहूँगा, लेकिन अगर आपकी बातें थोड़ी भी बकवास निकली तो आप दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसकी बातों को सुनकर अमायरा भी समझ चुकी थी कि अब उसे कुछ भी करके एक सॉलिड कारण बताना होगा। तब अमायरा बोलती है कि तुम्हारा मेरे साथ काम करने का सबसे बड़ा रीज़न तो सबसे पहले ये हो सकता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो, अगर वह तुम्हें मिल जाती है तो तुम्हारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और दूसरी बात, आने वाले वक्त में शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसकी बातों को सुनकर मानिक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसके आने वाले वक्त का उसे पता नहीं है और कोई अजनबी इंसान आता है और वह उसे बोल रहा है कि उसके आने वाले वक्त में उसके साथ क्या अजीब होने वाला है। वह कैसे उसकी बातों पर भरोसा कर ले। वह उसे एक मजाक भरी नज़रों से देखने लगता है। वहीं अमायरा को अब भी उसकी नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह बोलना शुरू ही रखती है। वह बोलती है कि तुम्हारे 2 सौतेले भाई हैं, वह लोग तुमसे तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें गोद लिया है, तुम उनके असली संतान नहीं हो, जिस वजह से वह लोग तुमसे प्यार नहीं करते हैं। तुम्हारे गोद लेने के बाद ही उनकी अपनी संतान हो गई थी। उनका बस चलता तो वह तुम्हें फिर से उसी अनाथालय में छोड़ आते, लेकिन गोद लेते वक्त उन्हें एक ऐसे कागजातों पर सिग्नेचर करना पड़ा था जहां पर तुम्हें छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि उस वक्त उन लोगों ने तुम्हारे पिता से ऐसे कागजातों पर सिग्नेचर करवाया था जिसमें अगर उनकी खुद की संतान होती है और वह तुम्हें छोड़ते हैं तो बदले में उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करनी पड़ेगी। बस यही एक कारण था जिस वजह से मजबूरीवश वह तुमको ढो रहे थे, लेकिन यकीन मानो उनका तुम्हारे साथ कोई भी प्यार भरा रिश्ता नहीं है। वहीं उसकी यह सब बातें सुनकर मानिक की तो आंखें चौड़ी होती जा रही थी। आखिर में यह इतनी सीक्रेट बात थी। यह सब बातें इस लड़की को कैसे पता, उसे नहीं समझ आ रहा था। फिर अमायरा बोलती है, आने वाले वक्त में यह लोग तुम्हारी पोजीशन पाने के लिए एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम उनके जाल में फंस जाओगे और फिर तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा यह रुतबा, तुम्हारा सारा पैसा, सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि सब कुछ तुमसे कैसे छीन लिया जाएगा। उसकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। आखिर में इस वक्त भी तो यही हो रहा था। उसके ऊपर तरह तरह से झूठे एलिगेंस लगाए जा रहे थे, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन यह सब बातें उसे कैसे पता है, यह सब सोचकर उसकी भौहें थोड़ी छोटी हो जाती है और वह बोलता है कि चलो मैं मानता हूँ तुम्हारी बातों को, लेकिन मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि यह सब बातें तुम्हें कैसे पता है।
तो अमायरा बोलती है कि इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारे बारे में और भी बातें पता हैं, लेकिन यकीन मानो मेरा तुम्हारे साथ कोई बुरा करने का इरादा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तब वह उस पर शक करते हुए बोलता है कि और भला मैं तुम पर क्यों यकीन करूं? भला कोई आज के दुनिया में इस तरह किसी की हेल्प क्यों करेगा? उसकी बातों को सुनकर हमारा स्पीचलेस हो जाती है, क्योंकि सच ही तो बोल रहा है। आज की इतनी स्वार्थी दुनिया में भला कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा, वह भी बिना स्वार्थ के। तभी अमायरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह बोलती है कि दरअसल कुछ सालों पहले तुमने मेरे घर वालों पर कोई एहसान किया था। उसके बदले में मेरे घर वालों ने कहा था कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं उस एहसान का बदला चुका दूं, और अब वक्त आ गया है कि मैं उस एहसान का बदला चुका दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने उन पर कौन सा एहसान किया है, लेकिन उन लोगों ने इस बात के लिए मुझे से प्रॉमिस लिया था, और अब मैं उनके प्रॉमिस को तोड़ नहीं सकती हूँ। इस वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। उसकी बातों को सुनकर उसे यकीन नहीं होता। वैसे उसने हेल्प तो बहुत से लोगों की है। मायरा को अच्छे से पता था कि वह एक नेक दिल इंसान है और वह हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता है। वहीं वह सोचता है कि शायद यह किसी ऐसे इंसान की बेटी होगी जिसकी उसने हेल्प की है और वह अब उसके पास आई है। लेकिन तभी वह कहता है कि ठीक है, माना कि मैंने उनकी हेल्प की होगी, लेकिन मैं किसी की मदद किसी बदले से नहीं करता हूँ। मैंने उनकी हेल्प की, वह बात वहीं ख़त्म हो गई। उसके लिए मुझे तुझसे कोई फेवर नहीं चाहिए। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें कोई फेवर नहीं चाहिए, इसीलिए तो मैं खुद आगे बढ़कर आई हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। जहाँ मुझे यह सब पता है तो मैं सब ऐसे शांत नहीं बैठ सकती थी। उसकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। वहीं अमायरा जब देखती है कि वह खामोश हो गया तो वह बोलती है कि वैसे मुझे पता है तुम किसी को बहुत ही शिद्दत के साथ ढूंढ रहे हो। उसकी बातों को सुनकर उसे याद आता है कि हाँ, वह तो यह बात पूछना ही भूल गया। वह उसे आश्चर्य से देखते हुए बोलता है कि हाँ, भला मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, यह बात तुम्हें कैसे पता चली? तो वह मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मुझे सब कुछ पता है, और तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं तुम्हें उसे मिला सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर उसे यकीन नहीं होता है कि क्या सच में यह लड़की उसे मिला सकती है, लेकिन यह झूठ भी तो बोल सकती है। यह सोचकर वह उसे शक की दृष्टि से देखने लगता है। तो अमायरा बोलती है, मुझे पता है तुम लुइस को ढूंढ रहे हो, और मैं लुइस को अच्छे से जानती हूँ, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम उससे मिलो तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसकी बातों को सुनकर मानिक एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। उसे कैसे पता चला कि वह लुइस को ढूंढ रहा है? आश्चर्य की वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह अमायरा को ऐसे देख रहा था मानो उसके सामने कोई भूत बैठा हो। क्या कोई किसी के अंदर झांक कर देख सकता है? अगर ऐसा होता तो शायद उसे अपनी आंखों पर भरोसा न होता, पर उसके सामने बैठी यह लड़की जो सब कुछ उसके बारे में जानती है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। कहीं इस लड़की ने अंधेरे में तीर तो नहीं चलाया है?
उसे कैसे पता कि मैं लुइस को ढूंढ रहा हूँ। वहीं अमायरा जब देखती है कि वह शांत हो गया है और कुछ नहीं बोल रहा है, तो अमायरा फिर से बोलती है कि क्या हुआ, क्या सोचने लगे। मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। मुझे पता है कि इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे यह सब बातें कैसे पता है, और भला मैं लुइस को तुमसे मिलाने में कैसे हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन यही हकीकत है। और रही बात लुइस की, तो वह मेरी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ। जब वह सुनता है कि लुइस उसकी अच्छी फ्रेंड है, तो मानिक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्या लुइस कोई लड़की है जो इतनी छोटी लड़की की फ्रेंड है? उसे तो लगा था लुइस कोई विदेशी महिला होगी, पर उसे नहीं पता था कि लुइस कौन है, क्योंकि उसने आज तक कभी लुइस को देखा ही नहीं था। वहीं वह आश्चर्य से अपनी आंखें बड़े किए हुए बड़े ही उत्सुकता से पूछता है, क्या तुमने कभी लुइस को देखा है? तो अमायरा मुस्कुराते हुए कहती है, शायद तुमने मेरी बातों को ध्यान नहीं दिया। मैंने अभी अभी तो तुम्हें बताया कि लुइस मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि मैंने लुइस को देखा ही होगा। उसकी बातों को सुनकर उसे ध्यान आता है कि अरे हाँ, अभी अभी तो अमायरा ने उसे बताया था कि लुइस उसकी अच्छी फ्रेंड है, तो इसका मतलब है कि वह मुझे इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा है, उसके मिलने का जरिया यह लड़की है। यह सोचकर एक पल के लिए उसकी आंखें चमक जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वह फिर अमायरा को सबकी नज़रों से देखने लगता है और कहता है कि मैं कैसे यकीन मान लूं कि लुइस तुम्हारी अच्छी फ्रेंड है। तुम झूठ भी तो बोल सकती हो। अब अमायरा को मानिक पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे कितनी ज़्यादा सफाई देनी पड़ रही थी। अगर कभी मानिक ने उसकी हेल्प न की होती तो वह उसे इतनी सफाई न देती, बल्कि बंदूक की नोक पर अपना काम करा लेती। लेकिन वह अपने आप को शांत करते हुए बोलती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए। उसकी बातों को सुनकर वह बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी लुइस के साथ बात करा दो। मैं जान जाऊंगा कि सच में लुइस तुम्हारी फ्रेंड है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह कैसे लुइस से इसकी बात कराए, क्योंकि वह तो खुद उसके सामने बैठी है। तभी वह बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ऐसा करती हूँ कि लुइस के फ़ोन से तुम्हारे पास मैसेज करने को लुइस से कहती हूँ, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। तब वह बोलता है कि अरे पर लुइस का नंबर ही कहाँ है मेरे पास। है सुनकर अमायरा को समझ आता है कि अरे यार, सच में लुइस का नंबर इसके पास कहाँ से होगा, वह तो पिछले जन्म में उसके पास था। फिर वह कहती है चलो कोई बात नहीं, उसका मेल कांटेक्ट तो तुम्हारे पास होगा ही, मैं उस पर ही मैसेज करने को लुइस से कहती हूँ। तो वह भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके आईडी को लुइस के अलावा और कोई नहीं चला सकता है। वह पिछले कई दिनों से ट्राई कर रहा था, लेकिन हमेशा ही उसकी आईडी लॉक ही बताती थी, जिस वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन अगर वह उसी आईडी से उसके पास मैसेज करती है तो उसे भरोसा हो जाएगा कि हाँ, वह सच में लुइस ही है। यह सोचकर अब उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। अगर लुइस से उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वहीं अमायरा अपना
फ़ोन निकालती है और वह अपना मेल ओपन करती है और फिर उसके बाद वह उसे मैसेज कर देती है, इससे पहले कि उसके पास उसका मैसेज डिलीवर होता। वह उससे पूछ पड़ता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह उसे जवाब देते हुए बोलती है, अरे मैं उसे मैसेज कर रही हूँ ना, जिससे कि वह तुम्हें मैसेज करे और तुम्हें यकीन हो जाए। वह बात सुनकर वह भी सोचता है कि अरे हाँ, जब वह उसे बताएगी तब तो वह मेरे पास मैसेज करेगी। यह सोचकर वह शांत हो जाता है और उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी ही देर में उसके फ़ोन पर मैसेज डिलीवर होता है, जिसे देखकर उसकी आंख तो फैल जाती है। वाकई में यह तो लुइस का ही कॉन्ट्रैक्ट था, यह उसी की आईडी से किया गया था। यह देखकर तो उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। क्या सच में उसके सामने बैठी लड़की उसे जानती है? हाँ हाँ, जानती है, तभी तो यह मैसेज उसके पास आया है। अभी तो उसने उसकी आंखों के सामने उसे मैसेज किया था। यही सोचकर अब उसके होठों पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है कि सच में अब उसका काम आसान हो गया है। अगर यह लड़की उसकी हेल्प कर देती है तो बहुत कुछ ऐसा है जो उसके फेवर में हो जाएगा। यही सोचकर वह अमायरा को अब ध्यान से देखने लगता है कि क्या सच में यह छोटी सी लड़की को इतना सब कुछ पता है और वह लुइस को भी जानती है। वाकई में यह कमाल की है। वैसे इसके साथ काम करने में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह सोचकर वह कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। अगर तुमने कभी ऐसा कुछ किया तो एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से गायब करने में। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को लगता है, अरे यार, यह क्या बोल रहा है। उसे नहीं पता है कि यह डायलॉग उसका होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब यह डायलॉग उसने बोल दिया है तो वह बस हाँ बोल सकती थी। इसके आगे अब उसका कुछ भी बात करने का मूड नहीं था। वहीं अमायरा बोलती है कि चलो ठीक है, तब फिर आज हम जब एक दूसरे के साथ बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। यह कहकर वह अपने उस छोटे से बैग से उस जेट के पत्थर के टुकड़े को निकालना शुरू करती है। जैसे ही वह उन पत्थर के टुकड़ों को निकालती है जो कि 2 भागों में कटे हुए थे, उसे देखकर मानिक की तो आंखें ही चौड़ी हो जाती है। अरे यह तो बहुत ही कीमती हीरा है, यह इस लड़की के पास कैसे आया? वह फिर से अब अमायरा को आश्चर्य से देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में यह लड़की कौन है और उसके पास इतने कीमती पत्थर कहाँ से आए होंगे। वह आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए बोलता है कि यह सब तुम्हारे पास कहाँ से आया। उसकी बातों को सुनकर अमायरा बोलती है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम बस यह देखो और बताओ कि तुम मुझे इसकी कितनी कीमत दे सकते हो। वहीं उसकी बातों को सुनकर वह उन पत्थर के टुकड़ों को उठाकर ध्यान से देखने लगता है। वह वाकई में बहुत ही कीमती और नायाब थे। वह उनके उसे काफ़ी पैसे दे सकता था, लेकिन तभी वह बोलता है, तुम तो मेरे साथ पार्टनर पे काम कर रही हो ना, तो फिर तुम्हें क्या मुझे इसे ऐसे ही नहीं देना चाहिए? तो वह अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है,
कि मैं पार्टनर पे काम कर रही हूँ, ना कि पूरा देने वाली हूँ। इसलिए तुम बस मुझे इसकी कीमत बताओ। उसकी बातों को सुनकर वह ध्यान से उस सब पत्थर के टुकड़ों को देखता है और बोलता है कि इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ की होगी। वहीं जब अमायरा सुनती है कि यह 5 करोड़ की है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अरे वाह, मैंने कितने आसानी से 5 करोड़ रुपए कमा लिए। यह इतना कठिन भी नहीं था। यह सोचकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जो मानिक की आंखों से नहीं छुपता। वह ध्यान से अमायरा की खूबसूरती को देखने लगता है। मुस्कुराते वक्त वह एकदम प्यारी किसी एंजल की तरह लग रही थी। वहीं मानिक उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना प्यारा भी हो सकता है। वहीं उसे अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ पाकर अमायरा उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगती है। तो वह थोड़ा सा हबड़ा जाता है और कहता है कि वह मैं देख रहा था कि तुम क्या सोच रही हो। तो वह बोलती है कि मैं यही सोच रही थी कि यह पैसे तुम मुझे कब दोगे। उसकी बातों को सुनकर मानिक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है, क्या तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही हो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपना सर नामे हिलाते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही हूँ। वैसे भी इन पैसों की मुझे ज़रूरत है, इसलिए यह मुझे अभी चाहिए। क्या तुम इसे मुझे अभी दे सकते हो। उसकी बातों को सुनकर मानिक कुछ सोचने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसे अभी दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वह बोलती है कि ठीक है। फिर मानिक, जिसकी होठों पर अभी प्यारी सी मुस्कुराहट थी, वह उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम कुछ लेना पसंद करोगी। तो अमायरा बोलती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब मानिक मुस्कुराते हुए बोलता है, डोंट वरी, डरो मत, मैं तुम्हारे खाने में कुछ मिलाकर तुमसे तुम्हारा यह जेट छीनने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम फिक्र ना करो। उसकी बातों को सुनकर अमायरा अपनी आंखें छोटी कर उसे देखने लगती है और बोलती है कि मुझे इस बात का डर नहीं है। और वैसे भी मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तो भला मुझे तुमसे डरने की क्या ज़रूरत है। वहीं मानिक को यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटी लड़की को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि वह उसका कुछ नहीं करेगा। यह सोचकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कुछ नहीं बोलता है। आखिर में वह ठीक ही तो बोल रही है, भला वह उस नन्ही लड़की के साथ क्यों फ्रॉड करेगा, जब वह उसके लिए खुद ही एक लॉटरी की टिकट है। फिर मानिक अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और उसे कुछ समझाता है। फिर उसके बाद वह उसे बोलता है कि चलो, कुछ नहीं तो मेरे साथ एक कप कॉफ़ी ही पी लो। इतना कहकर वह कॉफ़ी लाने को ऑर्डर देता है। थोड़ी ही देर में एक सर्वेंट कॉफ़ी लेकर आता है और उन लोगों को कॉफ़ी देकर चला जाता है। जैसे ही अमायरा उस कॉफ़ी को पीती है तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आज बहुत दिनों बाद उसने फिर से उसी कॉफ़ी का स्वाद लिया था जो मानिक उसे पिछले जन्म में पिलाता था। उसकी यादें एक पल के लिए ताज़ा हो जाती है, लेकिन तभी वह अपनी यादों को झटक देती है, क्योंकि उसके बाद अब उसे कोई अच्छी यादें मिलने वाली नहीं थी, जिस वजह से अब उसे आगे और याद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह तुरंत ही मानिक की ओर देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें यह कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी बातों को सुनकर मानिक के होठों पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलता है
कि हाँ, मुझे यह काफ़ी बहुत ही पसंद है, क्योंकि जब मैं छोटा था तब अनाथालय में जो दादा थे वह मुझे अपनी कॉफ़ी पीने के लिए दिया करते थे, और यह वही कॉफ़ी थी जिसे पीकर मैं बड़ा हुआ। इसलिए इसका स्वाद मेरे दिल में उतर गया है, और अब मैं जब तक इसे नहीं पी लेता मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर में वह भी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। पिछले जन्म में उसे भी तो यह काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उनका साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सका था, और कुछ ऐसी हकीकत थी जो अमायरा को जल्द ही मानिक के बारे में पता चलने वाली थी, क्योंकि वह जब भी मानिक को देखती थी तो उसे एक अपनापन सा लगता था। एक ऐसा एहसास होता था जैसे उसके सामने कोई पराया इंसान नहीं बल्कि उसका कोई अपना खड़ा हो। लेकिन वह जब तक कुछ जान पाती उससे पहले ही उसका किडनैप हो गया और वह उन राक्षसों के चंगुल में फंस गई। फिर उसके बाद उसकी मौत होने के बाद ही वह आज़ाद हो पाई, लेकिन इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। वह हर उन रहस्य से पर्दा उठाएगी जिससे वह पिछली बार चूक गई थी, और हर राज इस बार खुलेगा। यही सोचकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि इस बार उसने सोच लिया था वह खुद को और अपने चाहने वालों को किसी को नुकसान पहुंचने नहीं देगी। वह उन सबको मिटा देगी जो भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तभी थोड़ी देर बाद मानिक के फोन पर मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वह मुस्कुराते हुए बोलता है कि अपना अकाउंट नंबर बोलो, मैं तुम्हें पैसे डिलीवर कर देता हूँ। वहीं अमायरा जब यह सुनती है तो उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत ही मानिक को अपना अकाउंट नंबर देती है। कुछ ही देर में उसके अकाउंट में पैसे डिलीवर हो चुके थे। अब अमायरा यहाँ और देर नहीं रुक सकती थी, क्योंकि दामिनी जी अभी भी कार में उसका इंतजार कर रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गया था। वहीं अमायरा बोलती है कि अब मुझे चलना चाहिए, तो मानिक बोलता है कि ठीक है, लेकिन जाने से पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो देती जाओ, वरना अगर मुझे तुमसे कॉन्टैक्ट करना होगा तो फिर मैं कैसे कॉन्टैक्ट कर पाऊँगा। उसकी बातों को सुनकर अमायरा भी ध्यान देती है कि उसने अभी तक अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो उसे दिया ही नहीं, तो वह जल्दी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे देती है और वह कहती है कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम इस नंबर से में मुझे कॉल करना। उसकी बातों को सुनकर मानिक बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसी नंबर पर कॉल कर लूँगा। यह बोलकर वह तुरंत ही अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और बोलता है कि वह आराम से अमायरा को नीचे तक छोड़कर आए। उसका सेक्रेटरी तो अपना मुंह खोले देख रहा था, उसका बॉस कैसे इतना सीधा हो गया। बस एक ही मुलाकात में उसके मुंह से कैसे शहद टपक रहे हैं, वरना उसका यह जल्लाद बॉस किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। आखिर में यह लड़की कौन है। अब वह बड़े ध्यान से अमायरा को देखने लगता है। वहीं अमायरा जब देखती है कि वह उसे कैसे देख रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
वह गुस्से से उसकी ओर घूरते हुए बोलती है कि अगर देखना हो गया हो तो क्या हम लोग नीचे चले। उसकी बातों को सुनकर वह तुरंत ही अपने होश में वापस आता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है कि अरे हाँ हाँ चलिए, हमें चलना चाहिए। इतना बोलकर वह तेजी से आगे निकल जाता है, क्योंकि अब वह यहाँ एक पल के लिए भी और नहीं रुकना चाहता था, वरना उसका बॉस उसे छोड़ने वाला नहीं है। वहीं जैसे ही अमायरा वहाँ से निकलकर बाहर आती है और अपने गाड़ी के पास जाती है तो देखती है कि दामिनी जी वहाँ पर बैठे बैठे ही अपनी जगह पर सो गई थी। शायद उन्हें नींद लग गई होगी रे। वैसे भी उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अमायरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें इस हालत में देखकर। लेकिन उसके पास वक्त नहीं था, जिस वजह से वह और कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उन्हें अपना इंतज़ार करने को कहने के बाद। पर अब सब कुछ ठीक था, इसलिए अमायरा जल्दी से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और तुरंत ही गाड़ी बैठकर स्टार्ट कर आगे बढ़ा देती है, क्योंकि अब वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी आंटी ऐसी हालत में और भी ज़्यादा परेशान हो। वहीं जैसे ही दामिनी जी को एहसास होता है कि उनके बगल में कोई आया है तो तुरंत ही अपनी आंखें खोल देती हैं, क्योंकि वह सोते वक्त भी बहुत ज़्यादा सतर्क थी। वह आश्चर्य से अमायरा की ओर देखने लगती हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि अरे वह तो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। तो उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अमायरा की ओर देखते हुए बोलती हैं कि बच्चा आप आ गई, क्या आपका काम पूरा हो गया। अमायरा उनकी बातों को सुनकर बोलती है कि हाँ आंटी, मेरा काम हो गया है, अब हम लोग घर चलते हैं और माफ़ी चाहती हूँ आपको परेशानी के लिए। दरअसल मुझे कुछ ज़्यादा ही देर लग गई ना। वहीं उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलती है नहीं बच्चा, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई है, क्योंकि जैसे ही तुम गई तो मेरी आंख लग गई थी और इस बहाने मैंने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया, जिससे अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। उनकी बातों को सुनकर अमायरा के भी होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। चलो ठीक है, अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो यह ठीक है, वरना मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने आपको इस तरह छोड़ दिया और आपको अपने साथ नहीं ले गई। लेकिन शायद अब मेरा डिसीजन मुझे सही लग रहा है। उनकी बातों को सुनकर दामिनी जी भी मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं कि हाँ ठीक ही सोच रही हो, मैंने यहाँ हल्का आराम कर लिया है, इस वजह से अब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तब अमायरा बोलती है तो फिर आंटी अब हम चलते हैं। इतना बोलकर वह गाड़ी स्टार्ट कर देती है और फिर गाड़ी आगे बढ़ा देती है। वहीं लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद अब वह लोग अमायरा के प्राइवेट विला पर पहुंच चुके थे। जैसे ही गाड़ी गेट के अंदर एंट्री लेती है तो दामिनी जी ध्यान से उस विला को देखने लगती हैं। वह विला देखने में बहुत ही प्यारा था और वह काफ़ी बड़ा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अमायरा इतनी ज़्यादा अमीर होगी। उन्होंने तो सोचा था कि वह नॉर्मल लड़की होगी, पर उन्हें नहीं लगा था कि अमायरा के पास इतना महंगा विला होगा। तभी अमायरा जब देखती है कि दामिनी जी विला को बड़े ध्यान से देख रही हैं तो वह बोलती है कि क्या हुआ आंटी जी, क्या बात है। तो वह बोलती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यह देख रही थी कि तुम इस विला में अकेले रहती हो, यह विला बहुत ही प्यारा है। उसकी बातों को सुनकर अमायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह बोलती है हाँ आंटी, यह विला में मैं अकेले रहती हूँ,
लेकिन मेरा एक भाई है, वह भी अब इस विला में रहने के लिए आने वाला है। उनकी बातों को सुनकर वह अमायरा की ओर देखने लगती हैं और सोचती हैं क्या अमायरा की कोई फैमिली है, पर उसने तो कहा था कि उसका कोई नहीं है। तभी वह बताती है कि यह मेरे चाची का बेटा है, क्योंकि अमायरा को समझ आ चुका था कि इस वक्त उनके मन में क्या ख्याल आ रहा होगा। जैसे ही धामनी जी सुनती है कि वह उनके चाची का बेटा है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि वह अमायरा का भाई है, पर उसका चचेरा भाई है। वह मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि कोई बात नहीं बेटा। फिर अमायरा बोलती है, वैसे आंटी मैंने इस विला को अभी अभी ही खरीदा है। तब वह बोलती हैं कि फिर बेटा तुम इससे पहले कहाँ रहती थी। तो वह थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या जवाब दे, लेकिन उसे कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो वह उनसे बोलती है कि मैं अपने चाची चाचा के घर पर ही रह रही थी और अब मैंने अपना विला ले लिया है, तो अब मैं ज़्यादातर यहीं रहूँगी और कभी कभी वहाँ जाया करूँगी। उनकी बातों को सुनकर दामिनी जी को भी लगता है कि शायद उनके चाचा चाची थोड़े सही नहीं होंगे, जिस वजह से उसे इस तरह से उनके घर से दूर आना पड़ रहा है। पर उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि अमायरा किस कारणवश उस घर में नहीं जा रही है। वह उसका अपना खुद का घर है, ना कि उसके चाचा चाची का घर। लेकिन वह उन लोगों को देखना नहीं चाहती थी, इस वजह से वह वहां जाना नहीं चाहती थी। वहीं अब अमायरा आगे कुछ नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि अगर वह कुछ बोलेगी तो एक झूठ के बाद एक झूठ ही बोलना पड़ेगा, इसलिए वह शांत हो जाती है। और जब दामिनी जी देखती हैं कि अब वो कुछ नहीं बोल रही हैं तो उन्हें भी कुछ पूछना सही नहीं लगता है। आखिर में अभी अभी तो उनकी मुलाकात हुई है, उन्हें तो यह भी नहीं पता कि यह बच्ची कौन है, कैसी है और किस परिस्थिति में यहाँ रह रही है। इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें अभी थोड़े वक्त तक इस बच्ची के साथ रहना चाहिए, फिर उसकी लाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहिए। जब उसे कंफर्टेबल महसूस होगा तो वह खुद ही बता देगी। इस तरह किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना ठीक बात नहीं है, यह बात भी उन्हें अच्छे से पता थी। तभी वह लोग अंदर आ जाते हैं। दामिनी जी विला के अंदर देखती हैं तो वह बहुत ही प्यारा सा विला था। अमायरा ने उसे अपनी पसंद से खरीदा था, इसलिए अच्छा तो होना ही था। ही दामिनी जी चारों ओर विला को देखने लगती हैं और एक पल के लिए उनके आंखों में कुछ होकर गुजरता है, क्योंकि वह उस विला को देखकर अपने खुद के घर को याद करने लगती है। उनका खुद का घर भी तो इसी तरह था, पर सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नहीं बचा उनके पास। उनके अपनों ने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह सोचकर उनके आंखों में आंसू छलक जाते हैं। वहीं जब अमायरा देखती है कि दामिनी जी की आंखों में आंसू आ गया है तो वह बोलती है कि आंटी क्या हुआ, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा या फिर कोई प्रॉब्लम है, आप इस तरह से अचानक से आपको क्या हो गया। अमायरा भी खुलकर नहीं बोल पा रही थी, वह क्या बोले उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। आखिर में आंटी जी ऐसे क्यों रोने लगी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं अमायरा को इस तरह परेशान होता देखकर दामिनी जी तुरंत बोलती हैं, अरे नहीं बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है, यह विला बहुत ही प्यारा है, बल्कि यह विला मुझे मेरे घर की याद दिला गया, इसी वजह से शायद मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। उनकी बातों को सुनकर अमायरा समझ जाती है कि उन्हें
अपना अतीत याद आ रहा होगा। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं आंटी, यह भी आप ही का है, आप इसे अपना ही विला समझ लिए और आराम से रहिए। चलिए चलकर पहले आप फ्रेश हो जाइए, क्योंकि आपके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे और फट चुके हैं, इसलिए आपको चेंज कर लेना चाहिए। यह कहकर अमायरा उन्हें फ्रेश होने के लिए एक रूम में ले जाती है। अब से यह रूम वह उन्हीं को देने वाली थी और फिर वह खुद उनके कपड़े लेने के लिए अपने रूम की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि अभी उनके पास उनके लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए वह अपना कोई कंफर्टेबल सा कपड़ा लाकर उन्हें देने वाली थी। वह अपने रूम में जाकर एक ढीली सी नाइटी लेकर उनके पास आ जाती है और उनके रूम में रख देती है, फिर नीचे चली जाती है। इस वक्त घर में कोई सर्वेंट नहीं था, जिस वजह से उसे अपना काम करना था। लेकिन जैसे ही वह नीचे जाती है तो अब जाकर वह अपनी नज़रें दौड़ाकर चारों ओर देखती है, तो देखकर दंग रह जाती है। पूरा घर बिल्कुल अच्छे से जमा दिया गया था। उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह सारा काम किसका होगा। वह समझ जाती है कि यह सारा काम ईशानी का होगा, क्योंकि उसके अलावा इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है, या फिर उसके भाई को पता है, तो उसका भाई तो यह सब करने से रहा। तो जाहिर सी बात है कि यह सारी अरेंजमेंट उसी ने की थी। यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन फिर वो तभी सोचती है कि फिर वह कहाँ चली गई। लेकिन अभी वह इन सब बातों को इग्नोर करती है और किचन की ओर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी आंटी को भूख लगी होगी, इसलिए वह उसके लिए कुछ हल्का सा नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में वह अपने कमरे से बाहर निकलकर दामिनी जी आती हैं और अपनी नज़रें चारों ओर दौड़ाकर देखने लगती हैं। अब तक उन्होंने नहा धोकर अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। अमायरा के लाए कपड़े देखकर उनके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना अजनबी होकर भी इतना ध्यान रख सकता है। और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं। फिर वह अमायरा को चारों ओर ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज़ आती है, तो वह समझ जाती है कि अमायरा ज़रूर किचन में गई होगी। फिर वह किचन में जाकर देखती हैं तो अमायरा उनके लिए कुछ बना रही थी। वह अमायरा के पास जाती हैं और बोलती हैं, बेटा क्या काम है, मुझे भी बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो अमायरा उन्हें बोलती है, नहीं आंटी, अब सारा काम हो गया है। ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। वैसे मुझे ज़्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी अपने गुजारा के लिए मैं कुछ खाना बना लेती हूँ, इसलिए आप टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। इतना कहकर वह अपने हाथ में खाने की जो प्लेट ली थी उसे वह उनकी ओर आगे बढ़ा देती है और बोलती हैं कि चलिए मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, हम चलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर खाना खाते हैं। इतना बोलकर वह भी अपना प्लेट लेकर अब वहाँ आ जाती है। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। अमायरा ने इस वक्त आलू के पराठे, दही और चटनी बनाए थे। यही खाना वह बहुत जल्दी बना सकती थी, इस वजह से उसने जल्दी जल्दी यह बना लिया था। सुबह भी वह ज़्यादा कुछ खाकर नहीं गई थी, जिस वजह से उसे भूख लगी थी। वहीं उसके बनाए आलू के पराठे जिसे खाते ही दामिनी जी अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वाकई में अमायरा के हाथों में जादू था, उसने बहुत ही अच्छा पराठा बनाया था। कितने साल बीत गए होंगे उन्हें इतना अच्छा खाना खाते, वरना तो उन्हें बचा कुचा बासी खाना ही मिलता था, वो भी ऐसा जिसे जानवर भी ना खाएं।
यही सब सोचकर उनकी आंखें भर आती हैं, पर उसके आंसू कहीं छलक न जाए, यह सब सोचकर वह अपनी नज़रें नीचे कर उसे रोकने की कोशिश करने लगती हैं, क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अमायरा का कोई भी टाइम ख़राब हो। अगर वह इस समय रो देंगी तो अमायरा ठीक से खाना नहीं खा पाएगी। वह नन्ही सी बच्ची बहुत ही प्यारी है, उसे वह बिल्कुल में तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। इस वजह से वह इसी तरह अपने आप को रोकती हैं और फिर अमायरा की तारीफ़ करते हुए खाना खाने लगती हैं। वही अपनी तारीफ़ सुनकर अमायरा के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एक पल के लिए ऐसे लग रहा था जैसे कोई माँ अपनी बच्ची के पहली बार कोई काम करने पर उसे प्यार से सराहना कर रही हो और उसकी बड़ाई कर रही हो, उसकी तारीफ़ कर रही हो, जिससे उसके बच्चे का मनोबल और अधिक बढ़े और वह और अधिक अच्छे से अच्छा काम कर सके। इस वक्त अमायरा के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जो सच में उसके दिल से निकली हुई थी। वह प्यार से अपनी आंटी की तरफ देख रही थी, वहीं वह बिना उनकी ओर ध्यान दिए अपना खाना खा रही थी, क्योंकि वह नज़रें उठाकर अमायरा की ओर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। अगर वह ऐसा करती तो वह इमोशनल हो जाती। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? क्या अमायरा की आंटी दामिनी जी को अमायरा के बारे में पता चल पाएगा कि यह उनके दोस्त की ही बेटी है? और जब उन्हें पता चलेगा तो उनका रिएक्शन कैसे होगा, सब जानने के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।